तूफान बिपरजॉय कल गुजरात तट से टकराया और अब तबाही के मंजर पीछे छोड़ गया है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, आज भी हुई, जो अभी चल रही है। लेकिन तूफान अब कच्छ सौराष्ट्र पार करके राजस्थान की तरफ बढ़ चला है। गुजरात में तूफान से बिजली के सैकड़ों खंभे, पेड़ चर से उखड़ गए, सैकड़ों सड़कें जाम हो गई, कुछ कच्चे पक्के मकान भी गिरे हैं। तूफान प्रभावित इलाकों में मौजूद उद्योगों को क्या नुकसान हुआ है, अभी इसका आकलन जारी है। फिलहाल 90,000 लोग रिलीफ सेंटर्स में हैं। वहीं तूफान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ जानमाल की सुरक्षा पर चर्चा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गिर के जंगल में शेर समेत बाकी जानवरों की सलामती की व्यवस्था की भी जानकारी ली। आज भी सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। द्वारका में रेस्क्यू ऑपरेशन के रेस्क्यू वर्क का जायजा लिया हमारी संवाददाता विनया देशपांडे ने। सर, आप यहाँ से बच्चे को रेस्क्यू करके ला रहे हैं, ऐसे कितने लोग फंसे हैं, क्या अंदर का नजर हमें बताएंगे? जी मैडम, वहाँ 60-70 आदमी फंसे हुए, छोटे बच्चे हैं, फैमिली के साथ हैं। हम हैं रुपेर बंदर पे, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 120 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इन्हें यहाँ से छुड़ाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, यहाँ से इवैक्यूएट करने में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, इनको लगातार हाथ से पकड़ के यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। अगर हम देखें तो गुजरात में कई तटीय इलाकों पे इस तरीके से पानी भर जा रहा है और इसके मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी लोग इसमें ना फंस जाए, इसलिए एनडीआरएफ की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को बाहर निकाला जाए। हम अभी लाइव एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि वे घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें और यहाँ पे जो लोग ऐसे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, फंस गए हैं, उन्हें लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश सापरे के साथ विनया देशपांडे, रुपेर बंदर से। गुजरात में चक्रवात के चलते लगातार यातायात भी थम सा गया है। गुजरात की छोटी बड़ी हजारों ट्रांसपोर्ट कंपनियां गुजरात में इन कंपनियों पर निर्भर हैं, क्योंकि छोटे बड़े तमाम तरह के उद्योग हैं। इधर 35,000 ट्रक सड़कों पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मौसम साफ हो। देखिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की रिपोर्ट। इस वक्त हम साणंद में मौजूद है और जो कच्छ में भयानक तूफान आया था, तो वहां न जाकर यहाँ पर भी हजारों ट्रकें हैं वो पार्क हो गई है, क्योंकि साणंद से लेकर कंडला तक पोर्ट एरिया में हजारों ट्रकें रोजाना यहाँ पर आती है। कई सारे ट्रक ड्राइवर है वो जो 1-2 दिन से यहीं पर है एहतियात के तौर पर कि अगर रास्ते में कहीं पर वो फंस जाए तो मुश्किल होगी। आइए हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं। हमारे को सर कच्छ जाना है, 4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। 12 तारीख को हमने सीमेंट खाली किया था यहाँ पे। उसके बाद हम कच्छ जाने को जा रहे थे और साइक्लोन की वजह से समाचार सुनने में आ रहा था कि रास्ता तूफान ज्यादा है, रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अटके हुए पड़े हैं। हम कच्छ का तो प्लानिंग अभी 1-2 दिन में ये जो हो जाएगा, फिर खुला हो जाएगा रूट, तो तभी करेंगे। तो वहाँ से आपको कौन बताएगा कि अब कच्छ सलामत है या तो आ जाओ, बारिश नहीं हुई? वहाँ से ऊपर से कोई फोन आएगा ट्रांसपोर्टर का, उसके बाद खाली होगा रास्ता, तब जाएंगे। तो गुजरात में अमूमन कई जगह पर इस तरह की स्थिति है। अहमदाबाद के आसपास अभी जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 20,000 ट्रक है वो पार्क है और कच्छ में 15,000 से ज्यादा ट्रक पार्क है। अगर स्थिति सामान्य होगी और बारिश कम होगी तभी ये लोग फिर से यातायात शुरू करेंगे। केतन जोशी, साणंद। और अब बात करते हैं मार्केट की, जहां तूफानी तेजी आज देखने को मिली। हालांकि ये नए शिखर को छूने से थोड़ा दूर रुक गया, लेकिन शानदार तेजी की बदौलत रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। मिड कैप भी लगातार 5वें दिन नई ऊंचाई पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 467 अंक चढ़कर 63,385 पर बंद हुआ। निफ्टी 138 अंक चढ़कर 18,826 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त बैंकिंग, फार्मा, मेटल शेयरों में रही, मगर आईटी रियल्टी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। यतिन से समझते हैं मार्केट का पूरा एक्शन। यतिन बताए, आज तो नए शिखर से बस चंद कदम दूर रह गया बाजार। बिल्कुल, हम थोड़े ही पॉइंट्स दूर हैं अब ऑल टाइम हाई पे और अगले हफ्ते शायद हमको ऑल टाइम हाई देखने को मिले। आज अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो क्लियरली 1-2 सेक्टर्स छोड़ के, खास करके आईटी, उसके अलावा सभी के सभी सेक्टर्स आज हरे निशान में थे। इनफैक्ट मार्केट का जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो भी लगभग 1:1 आपको आता हुआ दिखाई पड़ा।
मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में जोरदार रैली थी। इनफैक्ट आज का टॉप गेनिंग इंडेक्स PSU बैंकिंग इंडेक्स था, लगभग 1 से 1.5% की तेजी यहां देखी गई। अगर हम नए लिस्टिंग की बात करें इक्यो लाइटिंग, तो यहां भी जबरदस्त माहौल रहा, करीब 40% प्रीमियम पे वो लिस्टिंग होती हुई नजर पड़ी। तो ओवरऑल चाहे वो IPO मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, निफ्टी की कंपनियां हो, मिड कैप कंपनियां हो, सभी की सभी जगहों पर आपको तेजी का माहौल आता हुआ दिखाई पड़ा। TCS एक स्टॉक ऐसा था जहां आपको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि उनका एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो करार था वो कैंसिल हो गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव था, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे बाजार का मूड माहौल आज बहुत ही जबरदस्त। और ये बताइए यतिन की लूजर्स एंड गेनर्स का हिसाब किताब क्या रहा आज? तो आज हम अगर निफ्टी 50 की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स में आज आपको रिकॉर्ड हाई आता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप गेनिंग लिस्ट में HDFC लाइफ और SBI लाइफ, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यहां खरीदारी देखने को मिली। बजाज फिनसर्व और डॉक्टर रेड्डीज लैब में भी आपको कंटिन्यूड तेजी आती हुई नजर पड़ी। अगर हम लूजिंग साइड पे बात करें तो TCS के बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा विप्रो, बजाज ऑटो और BPCL के शेयर्स में भी आपको 1 से 1.5% तक की मंदी दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज ब्लॉक डील के बाद कल्याण ज्वेलर्स में जबरदस्त तेजी थी, स्टॉक करीब 15% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा डिफेंस के स्टॉक जैसे मझगांव शिपयार्ड 12% ऊपर। इसके अलावा मेक मनी ऑर्गेनिक्स और TV18 ब्रॉडकास्ट, ये सब स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी बनी रही। लूजिंग साइड पे एस्टर DM, मैक्रोटेक डेवलपर यानी लोधा, फैक्ट जैसे काउंटर्स में 3 से 4% की गिरावट रही। लेकिन अगर हम PSU बैंक्स की बात करें तो आज बहुत ही अच्छी शानदार तेजी यहां देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, यूनियन बैंक, इन सभी के सभी PSU बैंक्स में 2 से 3% की तेजी दर्ज हुई। शुक्रिया यतिन। नया हाई बनाने से क्यों चूका बाजार और क्रूड के खेल का बाजार पर क्या है असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। पतंजलि ने आज 14 नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ये प्रोडक्ट मिलेट से बने होंगे। साथ ही कंपनी की योजना पतंजलि वेलनेस और आयुर्वेद की कंपनियों को भी आगे चलकर मार्केट में लिस्ट कराने की है। बाबा रामदेव से एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। बाबा रामदेव जी, दरअसल अब तक हम लोग पतंजलि के प्रोडक्ट को जानते थे कि आम लोगों के लिए है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है, लेकिन अब आपने प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 14 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। इसके पीछे क्या मकसद है? अब मास के बाद अब क्लास की तरफ बढ़ना चाहते हैं? हाँ, क्लास की तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं कि जो मिडिल क्लास से ऊपर प्रीमियम और जो है सुपर प्रीमियम क्लास है, जो है उसमें हम इसलिए जाना चाहते हैं। एक तो जो समृद्ध लोग हैं उनको समृद्ध, न्यूट्रिशियस, हेल्दी, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्यों ना मिले और इस पर एकाधिकार क्यों रहे MNCs का। तो अब पतंजलि को, जो पतंजलि योगा हो या पतंजलि का दंतकांति, हमारा दंतकांति एडवांस प्रीमियम क्लास ऑलरेडी पहले से यूज करती है। हमारा पतंजलि गाय का घी प्रीमियम है। हम 100 से 200 रुपए का हमारा प्रीमियम होता है गाय के घी में। मान लिया कोई प्रीमियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपसे ये पूछे कि पहले से ही बाजार में कई सारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के हैं, तो हम पतंजलि का क्यों इस्तेमाल करें? पतंजलि का काम ही यह है विदेशी कंपनियों का जल्दी से जल्दी मोक्ष हो, उनका पराभव हो और स्वदेशी के झंडे गाड़े जाएं, आत्मनिर्भरता का एक नया कीर्तिमान घड़ा जाए। तो ये तो हमारा सीधा सीधा टारगेट है, कोई हमारी पर्दे के पीछे से लड़ाई नहीं है। आपकी कंपनी के ऊपर एक जो रेगुलेशन के हिसाब से काम करना है वो है आपको कुछ अपने शेयर को डायल्यूट करना है। 6% करना, कब तक करेंगे? कोई करना है, उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी मैं कल परसों ही पहले सिंगापुर जा रहा हूं, सिंगापुर, हांगकांग, उसके बाद 21 तारीख से अमेरिका के सारे मीटिंग्स हैं और सारे जितने भी बड़े फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ रोड शो के प्रोग्राम है। तो हम आश्वस्त हैं कि इस महीने के अंत तक सारी मीटिंग्स फाइनल हो जाएंगी और लक्ष्य हमारा ये है कि 15 जुलाई तक ये 6% डाइल्यूशन का काम पूरा हो जाए। एक चीज आपने कही है कि हम 3 और कंपनियों को लिस्ट करना चाहते हैं पतंजलि ग्रुप की, वो 3 कंपनियां कौन कौन सी, उसका कुछ रोड मैप बताएंगे? पतंजलि आयुर्वेद तो कभी भी हम लिस्ट कर सकते हैं, वो तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं टाइमलाइन अभी नहीं बोलूंगा आपसे। पतंजलि वेलनेस हमारा तो बहुत कुछ है। अभी पतंजलि का जो खजाना है वो भरा हुआ है खचाखच, इन्वेस्टर्स की कमाई करने के लिए और देश की भलाई करने। अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम की, जहां बैंक के मैनेजमेंट ने आज मुंबई में अपने पुराने और वैल्यूएबल ग्राहकों का सम्मान किया।
इस मौके पर बैंक ने अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों का भी सम्मान किया। इसी आउटरीच प्रोग्राम और ग्रोथ आउटलुक पर बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशीष पांडे से बात की हमारे संवाददाता शिवम पाठक ने। हमारा मानना ये है कि ये कस्टमर आउटरीच में, चूँकि हमारे जब देखेंगे तो यहाँ पे भी आज करीब 40-50 हमारे ब्रांच शाखाएं के ब्रांच शाखा प्रमुख थे, ब्रांच मैनेजर्स थे और कुछ हमारे जेडो के स्टाफ थे। क्या होता है कि इस ग्रूमिंग के बाद वो कस्टमर सेंट्रिसिटी बढ़ने लगती है। तो हमने बैंक में पिछले 1 साल में भारी कोशिश की है, पुरजोर कोशिश की है कि हम कस्टमर सेंट्रिसिटी को ज़्यादा हम तवज्जो दें। FY23 में हमने देखा जहां पर और सेक्टर्स कमज़ोर दिखाई दिए, वहीं बैंकिंग सेक्टर ने आउट रीच किया, मतलब आउटबर्स्ट हुआ वो। क्या FY24 में भी ये ग्रोथ ऐसे ही रहेगी और अगर हाँ तो क्यों? देखिए, पहले बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर थोड़ा सा बैंकिंग से हट के अगर आप डेटा देखें और कुछ डेटा आप जो हमारी कुछ रेटिंग एजेंसीज होती हैं या अपनी डेटा एजेंसीज होती हैं, अगर आप देखेंगे तो अगर हम देखेंगे हमारी जनसंख्या इस समय सबसे ज़्यादा है। दूसरा अगर आप देखेंगे, मैं बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूँ, और अगर आप दूसरा देखेंगे कि जो इंटरनल डिमांड होती है, जो देश की जनता की डिमांड, सिटीजन की डिमांड होती है, वो हमारी इकोनॉमी डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। तीसरा आप अगर देखेंगे, बहुत एक सरल शब्दों में ही वापस बोल रहा हूँ कि जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं, यूनिकॉर्न बनना, फॉरेन से पैसा आना और आपका FFI जिसको हम बोलते हैं FI इन्वेस्टमेंट, वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके कारण से अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस होना या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, MSME का बढ़ना, स्टार्टअप इंडिया बढ़ना, और इनसे क्या होता है कि आप देखेंगे तो एक आत्मनिर्भर भारत जो हमारी भारत सरकार चाहती है उसके हिसाब में होता है। और दूसरा ये होता है कि जब डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी होती है तो वो आपको आगे लेके चलती है। जल्द ही भारत में सभी मोबाइल हैंडसेट, टैबलेट्स, लैपटॉप, ईयरपॉड्स और स्मार्ट वॉच के लिए कॉमन चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कॉमन चार्जर लागू करने की सिफारिश की है। बता रहे हैं इसकी डिटेल असीम मनचंदा। देखिए, बदलती टेक्नोलॉजी के पास लोगों के पास होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। लोग आजकल स्मार्टफोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स का भारी संख्या में इस्तेमाल कर रहे हैं और सबकी जो पोर्ट्स हैं वो अलग अलग होती हैं। जब भी लोग कोई नया डिवाइस लेते हैं तो उनको एक नया चार्जर उसके साथ लेना पड़ता है। सरकार ये चाहती है कि जब भी लोग नया फ़ोन लें या स्मार्ट वॉच लें या ईयरबड्स लें तो उनकी एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट हो, लोगों को नया चार्जिंग डिवाइस या चार्जिंग केबल ना लेनी पड़े। तो इसके लिए सरकार इस दिशा के अंदर काम करने की शुरुआत की थी। जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है उसने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक भी की थी और उसके बाद कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने इसको लेकर के एक कमेटी बना दी थी, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है और जो IT मंत्रालय उसको ये रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जून 2025 तक भारत में कॉमन चार्जिंग पोर्ट का नियम लागू किया जा सकता है। खासतौर पर यह भी बता दें कि यूरोपियन यूनियन भी इसको अडॉप्ट कर चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने कॉमन चार्जिंग पोर्ट को अडॉप्ट करने का जो टाइमलाइन है वो दिसंबर 2024 रखी है और भारत भी चाहता है कि इसको अडॉप्ट कर लिया जाए और जून 2025 तक भारत इसको अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो लोगों को हर बार नया चार्जर नहीं खरीदना पड़ेगा, उनके लिए पैसे की बचत होगी। इतना ही नहीं, जो ई वेस्ट की समस्या है उससे भी कम होगी। तो जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की कमेटी है उसने IT मंत्रालय को इसके लिए फ्रेमवर्क जारी करने के लिए कहा है। IT मंत्रालय भी इस रिपोर्ट को स्टडी कर रहा है और जल्दी इस रिपोर्ट को स्टडी करके गाइडलाइंस जारी कर सकता है, एक फ्रेमवर्क जारी कर सकता है और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको निर्देश दिया जा सकता है कि आप जो भी डिवाइस लेकर के आए उसमें एक कॉमन चार्जिंग पोर्ट हो ताकि लोगों को बार बार नया चार्जर खरीदना ना पड़े। और एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें। कुपवाड़ा में सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ हुए मुठभेड़ में सेना ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही सुरक्षा एजेंसियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और 5 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों के पास से एक AK-47 राइफल, 9 मैगजीन, 438 कारतूस, 4 मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल और 6 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। At around midnight in the intervening night of 15th
and 16 June 2023, movement of terrorists was picked up by the alert troops braving challenging terrain and weather conditions along the line of control fence. The infiltrating terrorists were engaged with precise and accurate fire, and in the ensuing firefight, 5 unidentified terrorists were neutralized with no collateral damage. The terrorists were heavily armed and appeared to be very well trained. और अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम डील्स होने की संभावना है। इसमें से जिस डील पर पूरी दुनिया की नज़र है वो है अमेरिका के अम्प्रीटर ड्रोन की। ये वही ड्रोन है जिसने अल जवाहिरी को मारा था और ओसामा बिन लादेन की निगरानी की थी। तो कितना कमाल का है ये ड्रोन और इसकी क्या क्या है खासियतें, बता रहे हैं विपिन भट्ट। आपको बताते हैं कि इस ड्रोन की क्या विशेषताएं हैं, कितना ताकतवर है ये ड्रोन। तो ये है अमेरिका का MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन। ये 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और ये 40,000 फीट की ऊंचाई पर, आपके और हमारे जो नागरिक विमान होते हैं वो 30,000 फीट के आसपास उड़ते हैं, ये 40,000 फीट तक जा सकता है। मारक क्षमता 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी ये कई देशों को अपनी जद में ले सकता है, कई देशों तक अपनी रीच बना सकता है। रफ्तार है इसकी 388 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार के साथ ये ड्रोन उड़ने की क्षमता रखता है। तो ये तो इसकी कुछ ताकत हो गई। अब कुछ और चीजें, ये कितना वजन उठा सकता है और इसका खुद का वजन कितना है, तो खुद ही करीब 5,670 किलोग्राम का है और ये इससे कुछ कम क्षमता है या करीब करीब आधी से ज़्यादा क्षमता के आसपास के हथियार ढो सकता है। 2,187 किलोग्राम के हथियार ये उठा सकते हैं। इसमें करीब 9 मिसाइल्स बड़ी वाली लोड की जा सकती हैं। अब किस तरह के हथियार इस पर लोड होते हैं, तो वो है लेजर गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स। इस तरह के हथियार ही अपने साथ लेके उड़ सकता है, यानी एक फाइटर जेट जिस तरह के हथियार ले जाता है लगभग वही हथियार ले जाने की क्षमता इस MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन में है। और चीजें क्या है इसके बारे में, कितनी कीमत का आएगा, कितने पैसे लगेंगे, तो कीमत देखिए, पूरी ये एक डील होती है 30 ड्रोन की, $3 अरब में 30 ड्रोन का पूरा जखीरा आता है, क्योंकि 1 या 2 ड्रोन से आपका काम चलता नहीं है। तो 30 ड्रोन आएंगे $3 अरब में। इसमें 2 मॉडल हैं, सी गार्जियन और स्काई गार्जियन। मतलब आमतौर पे अगर आपको समुद्री ऑपरेशन करने हैं तो वहां सी गार्जियन काम आता है, और अगर आपको बाकी चीजों में इस्तेमाल करना है इन जनरल तो स्काई गार्जियन। ये 2 अलग अलग मॉडल हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज के साथ। और एक ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए 2 ग्राउंड कंट्रोलर लगते हैं। एक समझ लीजिए इसके क्रू मेंबर हो गए जो ग्राउंड पर ही से ऑपरेट करते हैं। 2 लोगों के हाथ में इसका ऑपरेशन होता है। अब कुछ और बातें इसके बारे में, क्या क्या इसने कर सकता है, क्या क्या इसकी क्षमताएं हैं, तो देखिए, सीमा पर निगरानी, बिल्कुल ये चीन की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, वहां पर दोनों जो बहुत बड़ी सीमाएं, बहुत अच्छे से निगरानी कर सकता है। ये सीमा पार हमला करने में सक्षम है। हमने इसकी रेंज देखी, 11,000 किलोमीटर से ज्यादा का है। पानी, जमीन, हवा, तीनों ही जगह पर ये मार करने की क्षमता रखता है। अलग अलग इसके वेरिएंट्स हैं जो अलग अलग खूबियों के साथ आते हैं। और हवाई हमले की चेतावनी भी आपको दे सकता है पहले से, क्योंकि ड्रोन है, इसमें और भी कैपेबिलिटीज हैं। न सिर्फ ये हमला करता है, ये आपदा राहत में, जिस तरह की चीजें अभी हमने देखी, तूफान आया देश के अंदर, ऐसे में भी ये बहुत काम का है। आपदा राहत में चीजों को लोकेट करता है, खोज और बचाव के काम में भी आता है। ये महाड्रोन जब भारत को मिलेगा तो भारत की जो ताकत है, चाहे वो हवा पे हो, जमीन पर हो, पानी में हो, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लंबे समय के इंतजार के बाद आज आदि पुरुष सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ओम राउत के निर्देशन में बनी आदि पुरुष में प्रभास ने राम की, कृति सेनन ने सीता, सैफ अली खान ने रावण का किरदार किया है। 500 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म में रामायण को मॉडर्न दिखाने के लिए VFX का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। फिल्म के वीकेंड शो के लिए पहले ही 4 लाख से ज़्यादा टिकट्स बुक हो चुके थे। फिल्म को लेकर दर्शकों के मिले जुले रिएक्शन सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्रिटिक्स को फिल्म ने निराश किया है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।